नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं ये कोई पार्क नहीं है, ये एक घर है। घर में एक बाग बना दिया गया है सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के साथ हुई छेड़छाड़ के लिए। इन्होंने आम, लीची, अमरूद इत्यादि पेड़ घर में लगाए हुए हैं। ये शख्स कौन है, इनसे आपको मिलवाऊंगा। ये एक लेडी हैं जिन्होंने पुलिस में भी काम किया, रेडियो में भी काम किया, एज ए लेक्चरर भी काम किया, क्रिमिनल्स का सामना किया, एनकाउंटर्स भी किए। इनसे आज आपको मिलवाऊंगा, इनकी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे रेडियो से लेकर के और आईजी लेवल तक ये पहुंचे और एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति के प्रति इनका प्रेम कैसे जागा, वो किस्सा भी आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, मेरे जो वीडियोस हैं, हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं मोटिवेशनल गुरुजी के, मोटिवेशन दोस्तों कोई गोली खाने से नहीं आता है। अगर कोई क्रिकेटर है तो वो सचिन तेंदुलकर को देख के मोटिवेट हो सकता है। सोना दोस्तों कहीं कूड़े में पड़ा होता है तो लोग उठा लेते हैं, बशर्ते सोने की पहचान होनी चाहिए। तो सेम वही चीज है दोस्तों, हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं जिनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सके। उन्हीं में से एक हैं श्रीमती सुमन मंजरी जी, डॉक्टर सुमन मंजरी जी, जो कि पूर्व आईजी हैं हरियाणा पुलिस की। उनसे आपकी आज मुलाकात करवाऊंगा, जानेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही, जिन जिन पोस्ट पर उन्होंने काम किया, किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ा और कौन कौन से जो कारण थे प्राकृतिक प्रेम के कारण थे और क्या क्या जो थे संघर्ष के कारण थे। तो इन सब विषयों पर उनसे बात करेंगे। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाता हूं हरियाणा की पूर्व आईजी डॉक्टर सुमन मंजरी जी से। उससे पहले दोस्तों मैं अपील करना चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी सामने वाले के विचार आप तक पूर्णतः पहुंच पाएंगे। और मैं अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को आप जितना हो सके ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पे। तो मैम, बधाई के पात्र हैं सबसे पहले आप, क्योंकि आप एक जगह नहीं 4 जगह आपने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा सबको कि रेडियो स्टेशन से जो सफ़र स्टार्ट हुआ और आईजी के रैंक तक आप पहुँचे, तो ये सच में एक प्रेरणादायक जो है कहानी है। तो मैम, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि रेडियो स्टेशन में जब आप थे, आपने सोचा था क्या कि मैं आईजी के रैंक तक जाना है मुझे? नहीं, ये 76 की बात है। रोहतक में रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था और उस समय वो केवल रिले सेंटर था। 2 ही प्रोग्राम, एक तो बहनों का कार्यक्रम, ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम, और एक कृषि जगत कार्यक्रम वहां से होते थे। अदरवाइज सारे प्रोग्राम दिल्ली वाले वहां से रिले होते थे। तो उन्होंने हर कॉलेज में मैसेज किया था कि जो आपके पास इस तरह के हैं, कंपेरर हैं, आप उनको हमारे पास भेज दें और हम उनको इंटरव्यू लेके और उनकी वॉइस ऑडिशन करके कार्यक्रम करवाएंगे। एमडीयू में मैम? मैं उस टाइम आईसी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में थी। मई की बात है, ये 26 मई को शायद पहला प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने, क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम की एक ओरेटर, डिबेटर रही हूँ, पोएटिक रेसिटेशन में जाना, तो मेरे को कॉलेज वालों ने कहा कि आप जाइए वहाँ। तो उसमें जब उन्होंने हमारा ऑडिशन उसके बाद लिया तो उन्होंने ग्रामीण संसार बहनों के कार्यक्रम के लिए मुझे सिलेक्ट किया। तो एम आपका यूपीएससी आईपीएस ही था मैम स्टार्टिंग से? नहीं, जब मैं रेडियो स्टेशन पे आई तो रेडियो स्टेशन पे 2 ही प्रोग्राम वहां से होते थे, तो हमें बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लेना पड़ता था। अच्छा जी। तो जैसे ही इंटरव्यू लेते, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आते इंटरव्यू लेते, मैंने उस टाइम चौधरी बंसीलाल जी का भी इंटरव्यू लिया था। तो जैसे आते, क्योंकि उन दिनों फैमिली प्लानिंग का चल रहा था और वो ग्रामीण बहनों से बहुत रिलेटेड टॉपिक था, तो जैसे कि मुझे लगा कि नहीं, ये जब आते और वो गाड़ी में आते, एम्बेसडर कार में, रेड लाइट में, तब मुझे लगता कि शायद हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा जी।
फिर रेडियो स्टेशन ने मुझे एक खूबी दे दी, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ जाती है वहां पर। तो जब जैसा मेरा जीके इम्प्रूव होने लगा और मेरे को बड़े बड़े लोगों से कम एज की होते हुए, जैसे मेरा और आपका एज का फर्क है ना, ऐसे ही उस समय था, तो फिर मुझे लगता कि नहीं, ये मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं और मैं भी यहाँ तक अचीव कर सकती हूँ। और रेडियो स्टेशन ने जो, क्योंकि मैं ओरेटर तो पहले थी, मेरी भाषा को बहुत मांझा उन्होंने। उस समय बहुत मेहनत की जाती थी, जैसे हम हरियाणवी बैकग्राउंड के थे तो स और श में बहुत अंतर नहीं कर पाता था। इंडियन एक्सप्रेस बोला करती मैं, और उन्होंने धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस सारे मुझे एक एक वॉवल पे, एक एक स्वर और व्यंजन के में कहाँ से बोला जाना चाहिए, तो वो जो मेरे को मेहनत की ना मेरे ऊपर, वो मुझे बहुत काम आई और मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि मुझे लगा कि नहीं, अच्छा वहां पे जब आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो एसपी तो आते ही थे। तो मुझे एक बार, मुझे नहीं मालूम रैंक क्या था, क्योंकि तब तक मुझे पुलिस की पहचान ही नहीं थी। उन्होंने मेरा कद काठी देखकर कहा कि भाई ऐसी लड़कियां ना, क्योंकि उस समय तो हम लड़की थे, ऐसी लड़कियां हमें पुलिस में चाहिए। तो वहां मेरे को पुलिस शब्द मेरे से जुड़ गया और फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की। मैम, फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी कोई बहुत ज्यादा गरीब फैमिली बैकग्राउंड था? नहीं, मेरा गरीब तो नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बीच में था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों कमाते थे। पिता मेरे लेक्चरर थे, माता मेरी स्कूल टीचर थी। तो उस समय जब ये था कि हम दोनों दो कमाई घर में आ रही हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। पेरेंटल सपोर्ट, हाँ, वो मुझे रहा कि भाई शिक्षा पे। दूसरा, हमारे पिताजी आर्य समाज बैकग्राउंड के थे, तो जो मेरा पूरा मोहल्ला था उसमें 10वीं 12वीं जेबीटी के बाद सभी बच्चियों की शादी करती, एक मैं ही, क्योंकि मैं मोहल्ला कल्चर से आई थी, तो मैं कोई सेक्टर और मॉडल टाउन की उपज नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, क्योंकि आर्य समाज में स्त्री शिक्षा का जोर था कि यदि बच्ची पढ़ना चाहती है तो जितना ये पढ़ना चाहती है इसे पढ़ाओ। तो फिर मेरे को रेडियो स्टेशन से भी मैं जुड़ गई थी। इवनिंग में मैंने फिर मैं हिंदी ज्वाइन कर ली। सुबह मैं रेडियो स्टेशन पे रहती 2 बजे तक जब भी प्रोग्राम होते, और इवनिंग से मैंने वो किया। तो जब हाथ में आपके पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो आर्थिक स्वतंत्रता आपको एक बहुत भरपूर आत्मविश्वास देती है, क्योंकि उस समय के जो लड़के भी थे, क्योंकि पैसे उस समय, नकद पैसा बहुत बड़ी चीज होता था, तो मुझे रेडियो स्टेशन से चाहे 200 रुपए मिलते थे, लेकिन उस समय पिक्चर हॉल की टिकट 90 पैसे की होती थी स्टूडेंट की। तो जो मेरे दोस्त थे, आज जिसको हम शब्द दोस्त दे सकते हैं, उस समय सहपाठी थे मेरे, वो उनको ये था कि 90 पैसे 5 रुपए यदि हमें सुमन से मिल जाएं तो हम इतने लोग पिक्चर देख के आ सकते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि आप इनके बीच में होते हुए कुछ विशेष बन गए हो, तो वो जो आपको एक विशेष बना देता है ना सामान्य से, फिर आप विशेष ही बन के चलते हो। तो जब मुझे हुआ, फिर रेडियो स्टेशन पे क्या होता था कि जब ये पहले जो क्रिकेट मैच होते थे ना, उनकी कमेंट्री जो थी रात को चला करती दूसरे देशों में, और उनकी कमेंट्री वहां से रिले होती थी। सिर्फ बीच में जब किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता था तो हल्का टन 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 का हमें म्यूजिक देना पड़ता था। लेकिन उस नाइट ड्यूटी की हमें डबल डबल ट्रिपल सैलरी मिल रही थी। तो उसमें उस सैलरी का और पैसे का इतना क्रेज था कि हम वो कहते कि नहीं, क्रिकेट मैच शुरू हो गए, हम भी करेंगे रात को ड्यूटी, रात को करेंगे। तो रात को जब आप साइकिल पे 1:30-2 बजे, क्योंकि कभी 2 बजे मैच खत्म होता, 11 होता, कभी 4 होता, तो आप साइकिल पे जब घर आते हो वहां से, तो एक रात का, एक अंधेरे का में जो डर है ना, वो समाप्त हो जाता है। एक वो आत्मविश्वास आ जाता है आपको। फिर दूसरा आपको आत्मविश्वास ये आ जाता है, अरे आप डीसीएसपी को जानते हो, वो आपको पहचानते हैं, यदि रात में अंधेरे में कुछ हो गया तो मुझे इतना साहस है कि मैं जाके 2 बजे उनकी घंटी बजा सकती हूँ सहयोग के लिए। तो वो आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो आत्मविश्वास ने एक आजादी ही नहीं देता, आत्मविश्वास आपका एक गोल,
ऊंचा गोल भी आपका फिक्स कर देता है। तो उस समय मेरा ऊंचा गोल हो गया कि अरे मैं अब विशेष बन गई हूँ, तो मुझे आगे कुछ विशेष ही करना है। तो ये प्रयास सफल हो गया है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ अब। रेडियो भी मैम उस टाइम पे एक अलग लेवल पे वैल्यू होती हाँ, थी, एक आज स्मार्टफोन मैम हाँ, आ गए हैं, एक उस तो टाइम change हो में गया। वो भी एक ग्लैमर की चीज होती थी। हम जी। कहीं जा बताते थे, मेरे को धन्नो बहन का नाम दिया गया था, टैग। अच्छा। तो मैं इलाके में, गांव में धन्नो बहन के नाम से बहुत परिचित थी। जी। तो वो आपको लगता है कि आप एक विशेष बन गए हो, और आपको पूछ रहे हैं, आपको स्कूलों में बुला रहे हैं, कॉलेजेस में बुला रहे हैं, आप धन्नो बहन के कारण वो बताते हो कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को कैसे आगे आना चाहिए, आप उनको ये बता रहे हो फैमिली प्लानिंग के क्या फायदे हैं। तो जब आप ये इस तरह, और फिर आप अनमैरिड लड़की हो, तो उस समय जब फैमिली प्लानिंग की बात, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की को फैमिली प्लानिंग जो शब्द उस समय जो होता था, एक सेक्स से जुड़ा हुआ शब्द होता था। तो उस समय आप चर्चा करना भी एक लड़की के लिए एक टैबू था, या एक उसमें झिझक और हिचक थी होती थी। लेकिन जब मैं उस पे आत्मविश्वास से लबरेज होकर बोलती थी, तो सबको लगता था अरे अनमैरिड होते हुए पढ़ रही है लड़की, और देखो हमें ज्ञान दे रही है। तो ज्ञान के साथ फिर आप में विवेक आना शुरू हो जाता है। तो उस विवेक ने मुझे शायद विवेकशील बना दिया और यहाँ तक पहुंचा दिया। मैम पुलिस लाइन में जो आप आए हैं 1988 में, हाँ, शायद 88 में आए। उससे पहले 84 की इमरजेंसी भी आपने देखी होगी। हाँ, जिस दिन देखिए जी, मेरा उस दिन सिविल सर्विसेज 31 अक्टूबर 1984 को हमारी जो प्रधानमंत्री जी थी, उनका असैसिनेशन हुआ था, और मैं उस दिन हरियाणा भवन में थी, क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज के पेपर 2 नवंबर से थे। तो उस समय आपको पढ़ाई का इतना होता है, आप बाहर जाके देखते ही नहीं हो कि मेरा 2 नवंबर को पेपर है, और मैं तैयार होके सुबह आती हूँ, वो कहते सायरन बज रहे, पुलिस है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। मेरे दिमाग में इतना खौफ है कि मेरा साल खराब हो जाएगा, एक साल मेरा एक चांस खराब हो जाएगा, क्योंकि चांस का सिविल सर्विसेज में बहुत होता है। और मैं पूरी वहां लड़ रही हूँ। एक फिर आर्मी की टमटम आती है, और वो लग रहा है ये मान नहीं रही है। वो आर्मी का ऑफिसर, क्योंकि उनकी ड्यूटी हो गई थी, उन्होंने बिठाया और वो मुझे यूपीएससी के ऑफिस के बाहर ले गए। वहां उन्होंने बोर्ड लिखा हुआ दिखाया कि एग्जाम कैंसिल है और टिल फर्दर ऑर्डर कैंसिल है। तो तब मैं वापिस आई, लेकिन कोई, सोनीपत में उस समय हिंदू कॉलेज में थी, कोई आने जाने का जरिया नहीं था। उस 10 नवंबर को, क्योंकि ट्रैक के ऊपर एक छोटी उनकी वो एक इंजन का एक होता है, ऑफिसर्स राउंड पे आ रहे थे कि रास्ते में कहीं ट्रैक की पटड़ियां तो नहीं उखाड़ दी हैं, कुछ नहीं है। उसमें बैठ के मैं सोनीपत आई। तो वो तो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ वो हादसा। तो मैम ये तो हुई रेडियो की बात, और सफर एग्जाम का हुआ। तो जब आप आ गए एज अ डीएसपी, आपने ज्वाइन करा और फिर आईजी का रैंक आपने हासिल किया, तो मैम उस दौरान का कोई ऐसा किस्सा जो कभी नहीं भूला जा सकता? हाँ, इसमें था जब मैं बहादुरगढ़ डीएसपी थी, तो उस समय एक बहादुरगढ़ में बेबी किलर का खौफ बहुत था। सीरियल किलर? हाँ, जिसको आप सीरियल किलर कह सकते हो। 4 साल तक का क्या था कि 3 से लेकर 6.5 साल तक की बच्चियों को उठाते थे, कई बार रात के अंधेरे में, कई बार दिन दहाड़े, और उस बच्ची की फिर डेड बॉडी ही मिलती थी। उसका रेप किया हुआ था और स्ट्रेंगुलेशन से गला घोटकर वो मारे हुए होते थे। इट वाज अ गैंग या कोई सिंगल साइकोपैथ? नहीं, इसमें आप उसको साइकोपैथ तो नहीं कह सकते। हाँ, यदि अब मैंने, क्योंकि साइकोलॉजी में एमए कर ली है, अब मैं उसको साइकोपैथ भी कह सकती हूँ। उस समय वो जो था अकेला ही था। यदि गैंग होता तो 4 साल तक चलता ही नहीं। कभी ना कभी गैंग में तो, क्योंकि 1 से 2 जब होते हैं तो बात कहीं ना कहीं फूट के आ जाती है। वो अकेला था और करता रहा। वो, उसका सतीश नाम का उस व्यक्ति था, और व्यक्ति के उस समय तो वो लड़का ही था। तो उस चक्कर में 3 बेबी किलर पकड़े भी गए। अच्छा, उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा ये सोच के, क्योंकि ये एक इस तरह का क्राइम है, कोई भी नौजवान जो थोड़ा सा भटका हुआ हो, सेक्सुअली डिरेल्ड हो, वो इस तरह की हरकत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी बच्ची के साथ कोई छोटी मोटी हरकत करता हुआ जो रंगे हाथों पकड़े गए, तो उसको ये मान लिया गया कि इसने पहले भी किए थे। हाँ, और फिर जो पुलिस के इंटेरोगेशन के डर से
उन्होंने एडमिट भी किया। एक तो जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए और हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ में लोगों ने रिजेंटमेंट में लेसनेस हो गई, थाना जला दिया गया और वहां पे रोडवेज की 60 या 80 बसें जला दी गई और पुलिस फायरिंग हो गई, उसमें 1-2 आदमी भी मर गया। तो उसके बाद ये था कि भाई यहाँ पर पूरा का पूरा गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लिया जाए। तो उस जहां भी जो बच्ची के साथ होता उसको मान लिया जाता, और वो क्योंकि इतना हवा हो गया था, हर व्यक्ति को पता था इतनी बच्चियां हो मर गई हैं, इतनी बच्चियां उठा ली गई हैं, लोग बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। रास्ते में कोई बच्ची गिर जाए या उसको किसी हेल्प की जरूरत हो, एक भला आदमी उसको हाथ नहीं लगाता था कि कहीं मेरे को लोग देख ले और इसको टच करते हुए और बच्ची को उठाते हुए कहीं मुझे ही बेबी किलर समझ ले। तो इस तरह का खौफ वो उस समय हो गया था। तो ऐसे समय में और फिर उसके ऊपर रिवार्ड घोषित कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति को, मतलब अपराधी कहो उसको, वो साइकोपैथ टाइप था, पकड़ा और उसने ये बता दिया, क्योंकि मीडिया में इतना उछला हुआ था उस टाइम, तो होता ही प्रिंट मीडिया भी था कि भाई कहाँ से बहादुरगढ़ में लाइन पार से इतनी उठी, वो बता दिया और वो रिवार्ड मनी भी ले गए और उसको भी अरेस्ट कर लिया। एक शंकर अरेस्ट हुआ, एक राजू अरेस्ट हुआ। और राजू का तो क्या था कि उसका सगाई, मतलब सगाई तो नहीं कहना चाहिए, लड़की फाइनल कर दी थी उन्होंने और सगन भी दे दिया था, लेकिन जब इस मुद्दे में नाम आ गया तो उसकी वो सगाई भी टूटी, शादी भी टूटी। बाद में चाहे वो बाइज्जत बरी हुआ, पर एक बार तो डेंट पड़ गया ना। मैम सतीश को फिर फांसी हुई या उम्र कैद? नहीं, उम्र कैद हुई, उम्र कैद हुई उसमें। मर्डर्स के बाद भी उम्र कैद? उस समय इतना, जिस तरह आज का माहौल था, आज का समय होता तो जरूर उसको फांसी होती। तो मैम एक तो ये आपने क्राइम बताया उस समय का, हाँ, और इसमें ये मैं और बताना चाहूंगी, क्योंकि हमने उसका रोहतक मेडिकल कॉलेज में पीजीआई में पूरा पर्सनैलिटी प्रोफाइल किया था। शायद नाम मुझे याद नहीं, डॉक्टर वोरा ही शायद रहे होंगे, उन्होंने लंदन में भी सीरियल किलर का किया था। तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये व्यक्ति, मतलब उम्र कैद मीन्स उम्र कैद, आजीवन भर जब तक जीवित रहेगा ना, 14 साल वाला? ना, जबकि उस समय 14 साल का था, कि जेल में रहेगा, क्योंकि यदि ये बाहर आ गया फिर वो इसी तरह के कार्य करेगा। मैम उसके कारण क्या थे, क्यों करता था वो ऐसा? उसमें क्या था, जो हमने जो उसके बैकग्राउंड में जाना, जब उसकी हिस्ट्री में गए, कि वो एक नौजवान था और जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में उसकी कुलीग महिलाएं भी थी, वो भी चाहे मजदूर लेबर वर्ग में ही थी। किसी के साथ उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती नहीं हुई, तो जो समाज का इस तरह की रवायत होती है, पैसे के साथ उसने उसके साथ रात बितानी चाहिए और बिताई, और रात बिताई जब वो एक मर्दानगी शक्ति से कुछ करते हैं, वो उस करने में सफल नहीं हो पाया। अच्छा। और उस महिला ने इसको बहुत ताने भी दिए। उसके बाद इसको लगा कि अरे तू तो, क्योंकि एक सेमी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी था, इसको लगा कि अरे तेरे में तो मर्दानगी नहीं है। फिर ये मर्दानगी के लिए जैसे आयुर्वेद की दवाएं, और ये आपने देखा ना चौराहे पे मर्दाना शक्ति, और ऐसे झोपड़ी डाले रखते हैं और दवाइयां देते हैं शक्ति की बढ़ाने की, तो वो लेता था। लेने के बाद उसको ट्रायल करने के लिए, कि भाई उसको लगा कि बड़ी के साथ करेगा तो बड़ी तो डिमांडिंग होगी। अच्छा। और ये उसने छोटी बच्चियों को उठा के उनके साथ वो ट्राई करने की कोशिश करता, और जैसे क्यों तो बिल्कुल अबोध बच्चियां हैं, जैसे उनकी चीख निकलती, शोर मचता, तो वो उनके मुंह पे हाथ रख लेता। किसी के नाक पे ज्यादा रखा जाता तो वो सफोकेशन से मर जाता, किसी के मुंह पे ज्यादा आ जाता तो वो स्ट्रेंगुलेशन से मर जाती, और सुबह उसकी डेड बॉडी कहीं बाहर फेंक देता। और लेकिन इस पे जो मेरे को बहुत कुछ सीखने का मिला, तो लंदन में जब ये मैं बता रही हूँ सीरियल किलर हुआ, वहां से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपना एक सेंटर पॉइंट बनाएं और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं हो सकता है आपका वो। तो हमें एक लेन मिल गई कि एक लाइन पार, एक पीछे गंदा नाला था, 7 डेड बॉडी हमें उस गंदे नाले में मिले थे। तो हमारा फोकस टारगेट हो गया कि यदि वो कहीं करेगा तो बहुत ज्यादा इस बात
कि हालात हो सकते हैं कि वो डेड बॉडी यहाँ पे फेंके। तो हमारी ज्यादा फोर्स उस गंदे नाले के आसपास ही हम लगाते थे जब हमें पता लग जाता था कोई लड़की फिर गायब हो गई है, उठा ली गई है। तो ये केस मैम आप कभी नहीं भूल पाएंगे, वैसे था भी नहीं ये भूलने हाँ, लायक। क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक तो पहला डीएनए सक्सेसफुल हुआ था हरियाणा का, जिसमें डीएनए टेस्ट कराया गया, क्योंकि जो पहली बच्ची 4 साल या 3.5 साल पहले पूजा उठी थी, उसके जो पारचात कपड़े थे वो हमारे थाने में इंटैक्ट थे। और जब हम डीएनए में और इसका सीमेन लेके मैच कराया तो उस बच्ची के कपड़ों पे जो सीमेन था ना, वो इसके सीमेन से मैच कर गया। तब ये कंफर्म हो गया, लगे तो 6 महीने 8 महीने, कि सारी की सारी ये वारदात उसने कर रखी है। दूसरा, उसने, क्योंकि हमारी पोस्टिंग तो बाद में हुई थी और भी मेरे से पहले 4-5 ऑफिसर हो गए थे, तो इसने बताया कि वहां पर क्या था, सरसों लगी हुई थी चारों ओर, सरसों के इतने बड़े बड़े पेड़ थे और खड़ंजा कच्चे ईंटों की सड़क बनी हुई थी। अब वहां पे कॉलोनी हो चुकी थी 4 साल में। पुराने लोगों ने बताया कि यस मैडम, जो ये बता रहे हैं ना, 4 साल पहले वहां पे सरसों की खेती होती थी और ऐसे जो बिल्डर था उसने ईंटों के खड़ंजे की सड़कें बना रखी थी बीच बीच में। तो तब ये हो गया कि नहीं, जेनमिन जो है यही बेबी किलर है, और फिर डीएनए में तो क्लियर हो ही गया था। तो मैम, डीएसपी से आईजी तक का सफर, प्रमोशंस बीच में आए, अवार्ड भी आपको काफी मिले होंगे, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट के कोई ऐसा सम्मान जो मिला है जो कि यादगार है? कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में। हाँ, मुझे महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, मुझे नारी शक्ति मिला, मुझे दुर्गा शक्ति में अवार्ड मिला, मुझे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी का अवार्ड दिया गया दिल्ली में। तो ये जो थे, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे बहादुरगढ़ की पोस्टिंग का क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली से साथ में लगता था। तो ये जो दिल्ली हमारी कैपिटल है, वहां से कोई आपको अवार्ड मिल जाता है तो वो एक तरह से नेशनल अवार्ड हो जाता है, वो सारे इंडिया के अंदर उसकी न्यूज जाती है। तो मेरे को जो महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गा शक्ति पुरस्कार जो दिल्ली से मुझे मिले, वो मेरी एक नई पहचान बना गई। मैम, एक जो आजकल ट्रेंड है, मैं देखता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप्स और माँ बाप को अलग छोड़ देना, क्या ये सब उस समय था? नहीं, उस समय ऐसा नहीं था, होता था तो अपवाद रूप में 1-2 का, और उसमें भी जो होता था एक तरह से हिडन होता था पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे सबको पता होता था कि ये औरत इस आदमी के साथ रहती है, बिना शादी के रह रही है, लेकिन ऐसे ओपन नहीं होता था, सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। तो मैम, ये चीजें क्या इम्पैक्ट डालती हैं? अगर आप गोल स्टडी है, किसी ने एक मोटो लिया हुआ है कि मैंने आईपीएस आईएएस करना है, अगर वो इन चीजों में जाएगा तो मे भी मुझे लगता है उसका ध्यान भटक जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब आप टारगेट आपने यदि कुछ फोकस कर लिया है, यदि वो अर्जुन की में मछली की आंख की तरह आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपका भटकाव होगा ही होगा, लीकेज होगी ही होगी आपकी एनर्जी की। तो दोस्तों, ये स्पष्ट संदेश मैम दे रही हैं, अगर आपने कुछ बड़ा सोचा हुआ है लाइफ में तो इन सब चीजों से हटके चलिए। रिलेशनशिप्स और लिव इन में रहना या सेक्सुअल अट्रैक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इन सब के लिए एक एज आती है, अटेन एज आती है। तो अगर फोकस है तो उस पर चलिए, अपनी तैयारी कीजिए। मैम, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, एक आयु आती है और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और एक विपरीत सेक्स के प्रति एक आकर्षण भी स्वाभाविक है जी। लेकिन वो स्वाभाविक आकर्षण को, कि जब बरसात आती है तो पानी बरसेगा तो वो जाएगा भी नीचे ढलान पे। किनारे जो बनाने हैं वो समाज को बनाने हैं, और समाज क्या है? आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपका स्कूल है, आपका मोहल्ला है। यदि वो आपको करेक्ट नहीं करता है, ये कंडीशनिंग किसने करनी है कि बच्चे की ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है, उस ऊर्जा शक्ति को यदि हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो कैसे ये संभव हो पाएगा? संभव होगा ही नहीं, वो तो फिर जंगल राज हो जाएगा,
जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। जो लड़की पसंद है आप उसको चाहोगे कि ये मेरे जीवन साथी बन जाए, जीवन साथी नहीं बन जाए जीवन मित्र बन जाए, जीवन मित्र नहीं बन जाए तो मेरे साथ कुछ साल लिव इन के लिए रह ले। इस आकर्षण के ऊपर ब्रेक लगाना जिम्मेवारी समाज की है, परिवार की है, स्कूल की है, उसके जहां वो शिक्षा ले रहा है उसकी है, ताकि उसको उसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाए। 10 साल, 11 साल, 12 साल के बाद एनर्जी उसको आप स्पोर्ट्स में लगाइए। एनर्जी उसकी इतने गुण हैं आज के दिन, तो क्लाइमेट वॉरियर बनाइए आप, जल मित्र बनाइए, पानी बचाने का बनाइए, उसके में वृक्षारोपण का एक वो कीजिएगा, ट्री प्लांटेशन का कीजिएगा। तो उसकी एनर्जी को जब आप चैनलाइज कर दोगे ना तो उस तरफ उसका आकर्षण कम हो जाएगा। आज के दिन आपने देखा है कैरियर वुमेन जो है, बहुत सी ऐसी परसेंटेज जो विवाह करने को तैयार ही नहीं है। 35 साल 40 साल की ऐसी हम लड़कियां देख रहे हैं, कंपनी में बड़ी बड़ी हेड बनी हुई है और मतलब 30 लाख 40 लाख के पैकेज हैं, 65 लाख तक के भी पैकेज है, वो विवाह करने को तैयार ही नहीं है। मैम एक फेमस एक्टर है सुष्मिता सेन, उन्होंने भी शायद शादी नहीं करी। हाँ, शादी नहीं की और बेटियां उन्होंने 2 अडॉप्ट करी हुई हैं शायद। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है कि जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वैसा बनने की कोशिश ना करें, वो एक एक्टिंग है। बशर्ते के जीवन में आप अपना लक्ष्य लेकर के चलें। यही हम वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताना चाहते हैं कि किसी इंसान को हम ला के बैठा रहे हैं चैनल पे, उसने कुछ अचीव किया है लाइफ में। मैम आपका को एजुकेशन थी अपनी स्कूल लाइफ या गर्ल्स? मेरा जो रहा डिग्री कॉलेज तक मैं गर्ल्स कॉलेज में रही। अच्छा जी। जब मैंने मास्टर्स किया तब हम को एजुकेशन में थे, और यही मेरा आत्मविश्वास की बात है, क्योंकि मास्टर्स आप जब करते हो 20, 21, 22 के हो जाते हो, जब आपको अच्छाई बुराई का पता लग जाता है। एक वो जो कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव, और देखा और प्यार हो गया, वो आपकी आयु एक निकल जाती है, उसमें आपको हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स पता लग जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और जो मेरा विकास भी हुआ ना, जब आप गर्ल्स कॉलेज में हो, लड़की लड़कियों के बीच में हो, तो आपका पूर्ण विकास होता है। पर अब जो समय है, हमारे समय दूसरा था, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के बच्चों के पास है, किशोरों के पास है। तो इंफॉर्मेशन आपको पावरफुल बनाता है। तो आप, मैं मानती हूँ 10th तक या 8th तक आप बच्चे को गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल में कीजिएगा। उसके बाद 11th ऑनवर्ड्स यदि आप को एजुकेशन में हो तो आपका एक और ही जो व्यक्तित्व है और ही निखर कर आ पाता है। एक का जो डर और भय होता है विपरीत सेक्स के प्रति, ये नहीं है कि लड़कियां डरती हैं, लड़के भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत शाई हैं, लड़कियों के बीच में जाने से वो भी घबराते हैं। तो वो जो आपका निकल जाता है, और एक जो वो आकर्षण होता है ना कि एक चीज आपको कभी कभी दिखाई दे और दूर से दिखाई दे, एक आपके पास जो रोज आपके पास रहे। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसा समय आया था जब विवाह के समय बारात में लेडीज ने जाना शुरू किया। पहले पुरुष ही जाते थे, और लेडीज ने जाना शुरू किया और नाचना शुरू किया। पहली बार जो शादियों में ऐसे जाते थे, नाचते थे, तो ट्रैफिक भी रुक जाता था, लोग खड़े होके देखते थे कि अरे लेडीज डांस कर रही हैं। आज चाहे लेडीज क्या, चाहे नव युवती डांस कर रही हो घुड़चड़ी के आगे, आने जाने वाले आदमी आते जाते रहते हैं, देखते नहीं, तो वो आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो इस तरह का उसके कुछ फायदे भी हैं हर चीज के, उसके नुकसान भी हैं कुछ चीज के। मैम टीवी वगैरह की भी अगर बात करते हैं तो उस समय में शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहे होंगे। हाँ, हमारे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट थे, कलर तो बहुत देर में आए। 2 या 3 वर्ष का बच्चा है तो वो स्मार्टफोन देख के तो दूध पी रहा है, खाना खा रहा है। तो ये जो एक चेंज आया है मैम, और एजुकेशन को हम रिलेट करें, डिजिटल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म इंडिया में आया कोरोना के बाद में, तो आप इसको कहाँ तक सही समझती हैं? क्योंकि मैम इंटरनेट पे तो सब कुछ है, बिल्कुल एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, टेक्नोलॉजी जो है वो दुधारी तलवार है जी। अब आपके पास चक्कू है, नाइफ जिसको कहते हैं, आप उससे खरबूजा और सब्जी काटें या किसी का गला काटें। ये आपके जो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो बहुत मतलब लाभकारी भी है, और वो अत्यंत कष्टकारी शब्द में दे रही हूं,
कष्टकारी का शब्द का अर्थ क्या है कि आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसके परिणाम में अंदर चले जाते हो ना, आपको वो बहुत दुख देता है। आज के दिन आपने देखा नहीं है, जिसको हम हनी ट्रैप बोल रहे हैं, एक नई जो कल्चर आ रही है, रोज हम उसको देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, और इधर उधर की जो लड़की है वो एक इतनी खूबसूरत और आकर्षित होती है, वो आपको अपने भंवर जाल में फंसाती है और आप फंस जाते हैं, और फिर आपकी वीडियो पे ब्लैकमेल करती है। रोज ऐसे गैंग पकड़े जा रहे हैं और फिर वो पैसे लेती रहती हैं। जब आप एक लिमिट के बाद नहीं दे पाते हो तो फिर आप केस रजिस्टर कराते हो। तो ये है कि टेक्नोलॉजी के फायदे भी बहुत हैं। कोरोना के दौरान यदि टेक्नोलॉजी ना होती है तो बच्चों के 1-1, 2-2 साल खराब हो जाते। ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, और अब सिविल सर्विसेज में भी हम देख रहे हैं बहुत बच्चे अब फिजिकली जा ही नहीं रहे हैं, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जाके कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। एक मैम रिसेंट में देख रहा हूँ, बच्चे गेम खेलते हैं फोन पे, और दिल्ली और बॉम्बे से कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उनका, ऐसी भी न्यूज प्रचलन में आ रही है अभी। हाँ, देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें एडवांसमेंट होती है और वो पॉपुलर हो जाती है, वो केवल ही जो उसका सदुपयोग करने वाले हैं उन्हीं को लाभ नहीं पहुंचाती, जो उसका दुरुपयोग करते हैं उनको डबल लाभ पहुंचाती है। तो उनको भी पता है। आज आपने ये देखा है कि जो आज ऑनलाइन फ्रॉड जिसको कहते हैं, आपके बैंक से पैसे गायब हैं, आपकी गाड़ी गायब है, सारी चीजें ये गायब हैं। अब घरों की चोरियां कितनी कम हो गई हैं। पहले आप ये बताइए, पहले ऐसे चोरी होती थी, दीवार तोड़ते थे, छत का जो ये है रोशनदान निकाल के अंदर घुसते थे, जिसको हम घात लगा के पाड़ लगाना हमारी बोलते हैं पुलिस में, वो कम हो गए। सुरंग बना के बैंक में से चोरी, हाँ, पकड़े गए। टेक्नोलॉजी आई ना नीचे सुरंग बनाने की। जी जी। अदरवाइज तो क्या करते, वो खुला होता, या पहले जैसे डकैतियां डलती थी 3-4 को मार के और फिर अपने अंदर घुस के करते। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है ना, तो क्राइम के तरीके भी बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन जो इंटेलिजेंट आदमी है, जिसको हम हैकर शब्द हमने दे दिया है उसको, कि वो हैकर क्या है, एक ठग, चोर और शातिर बदमाश। कि वो क्या था, वो आप पहले आदमी वैसे रेकी करता था, ये आपकी टेक्नोलॉजी से आपके रिकॉर्ड्स की रेकी करके, आपके नंबर करके सब कुछ कर रहे हैं ये। और ये खतरा भी नहीं है उनको कि यहाँ बैठा है चोरी, शायद सिंगापुर से आपके खाते से पैसे गायब हो रहे हैं, आपके दुबई से गायब हो रहे हैं, साउथ ईस्ट से गायब हो रहे हैं पैसे। बिल्कुल मैम, एक जो क्रिमिनल साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी है। अब रिसेंट केसेस है, एक हम सुनते थे स्टोन मैन मर्डर था एक, वो पत्थर से मारता था। और अब जो एक ट्रेंड चला है लड़कियों के टुकड़े करने का, अभी श्रद्धा हत्याकांड हुआ था रिसेंट, उसके बाद अब बॉम्बे में एक और हत्याकांड हुआ है, उसने भी लड़की को टुकड़ों में काट दिया है। तो ये क्या देख के एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, यदि हम कुछ पीछे चलें, पहले औरत को आप थप्पड़ चट्टू तो मार सकते थे, जान से नहीं मारा जाता था। जब पहला हमने केस सुना था फायर आर्म से इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, और सब जगह मीडिया में आ रहा था कि इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इन्होंने, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक स्त्री भी थी, स्त्री की हत्या करना एक बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद ये एक बहुत ये चलन हो गया कि फायर आर्म से औरत को मार दिया। देखो, पहले ये नहीं था कि मारी जाती थी, लेकिन वो सडन प्रोवोकेशन में दो परिवारों का झगड़ा हो रहा है, वहां लाठी चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, और लाठी उसको भी लग गई है और उसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन जो प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से स्त्री को नहीं मारा जाता था, उसको ये कहते थे कि नहीं भाई, ये औरत के ऊपर, मतलब हत्या करना जीव हत्या, हत्या नहीं, ब्रह्म हत्या थी। उसके बाद ये खुल गया, और फिर तो रोज ही हम सुनने लगे कि ये मर्डर कर दिया, कि ठीक है प्लान से कर दिया, वो उसको गोली मार दी, ये कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे इतनी क्रुएलिटी आ गई, आप गोली तो मार देते हो, ठीक है, लेकिन आप उसकी डेड बॉडी को खुद फुट करने के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको डालने के लिए, तो वो जो आप कर रहे हो ना, वो एक घातक भी है, घिनौना भी है,
और ग्रूसम जिसको बोलते हैं हम, क्रूअल से भी क्रूअल जो एक्ट है ना, वो एक्ट है उसका। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, 16 संस्कारों में से जो सबसे अंतिम जो संस्कार है ना, वो जो शव यात्रा जो होती है ना, उस संस्कार को, मृत्यु के संस्कार को 16 संस्कारों में से माना जाता है। और इतना तक हमारे में ये है कि एक तरफ से डेड बॉडी आ रही हो और एक तरफ से राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनका काफिला आ रहा हो, मैं ट्रैफिक में हूं, मैं किसको पहले पार कराऊंगी? डेड बॉडी को पहले निकालूंगी, उनको नंबर 2 पे निकालूंगी। हम उस देश के वासी हैं जहां पर ये है। लेकिन समाज में क्या हो रहा है? क्योंकि समाज में जितना जितना कानून सख्त होगा, उसको ये लगता है कि यदि ये डेड बॉडी एज इट इज मिल गई तो मेरे को ये सजा होगी, तो वो सोचता है इस सजा से बचने के लिए। अब क्या हो रहा है, पहले जो रेप करते थे, रेप के बाद बच जाती थी वो, लेकिन अब उसको पता है यदि ये बच गई और इसने मेरी स्टेटमेंट दे दी तो उसके बाद तेरे को फांसी भी हो सकती है। तो वो उसको, उसकी बॉडी को तहस नहस करने की पूरी कोशिश करता है। और इसका मतलब वो बहुत शातिर से, धूर्त से भी धूर्ततम अपराधी है कि उसके दिमाग में कहां तक की योजना है कि भाई इसको मैं कैसे कर दूं ताकि ये मेरा जो ये कर्म है, ये जो मेरा क्रिमिनल एक्ट है, ये छुप जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही आज से नहीं, हमारे से पहले भी पूर्वज पुलिस अधिकारी बता के गए, हम भी आगे वालों को बता रहे हैं कि क्रिमिनल कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। आज नहीं पकड़ा जाएगा, 5 साल में, 5 साल में नहीं, 10 साल में, 15 साल में क्रिमिनल का बच पाना बहुत ही नामुमकिन शब्द में कहती हूँ। असंभव तो नहीं है, बच भी जाते हैं, लेकिन बहुत अधिकतर ये उम्मीद है कि वो पकड़ा जाएगा। मैम, अभी निर्भया हत्याकांड भी हो गया था, रेप हुआ था, मोलेस्टेशन और रोड वोड का इस्तेमाल उन्होंने किया था, तो क्या इस तरह की घटनाएं उस समय में भी थी या अब आपको लगता है कि क्राइम बढ़ गया है उस समय के मुकाबले? नहीं, उस समय जो थी इस तरह की घटनाएं नहीं थी, और यदि कोई होती होंगी तो नोटिस में नहीं आती थी जी। पहले यदि इस तरह कोई हो जाता था तो समाज जो है, या वो गांव जो है, वो मोहल्ला जो है, उसका आराम से चुपचाप संस्कार कर देता था। क्योंकि एक तो मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, फिर एक लोग इसको एक बेइज्जती मानते थे कि भाई एक तरह से ये हमारे परिवार पे कलंक लग गया है, तो कलंक को आदमी छिपाना चाहता है, तो चुपचाप किसी लड़की का रेप हो गया, रेप के बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो चुपचाप घर वाले उसका संस्कार कर देते थे, इन चीजों को लाइमलाइट में नहीं आते थे। अब क्योंकि जो औरत है नौकरी के लिए घर की 4 दीवारी से दहलीज जानकर बाहर जाने लग गई है, वो जागरूक भी हो गई है, उसको अपने अधिकार भी पता लग गए हैं, उसको कानून की शक्ति भी पता लग गई है। और अब जो परिवार है, परिवार अब जो समाज का जो इस तरह के कोशिश करते थे कि जैसे किसी का हुक्का पानी बंद कर देना और सामाजिक जो सजाएं देते थे, अब वो समाज का वो डर समाप्त हो गया है, तो अब इस तरह के केसेस ज्यादा रिपोर्टेड होने लगे हैं। मैम, अब ऐसा भी मैं देखता हूँ, जैसे एक उर्फी जावेद है, सोशल मीडिया पे काफी हैं, कुछ और भी हैं, तो भाई बिकनी या इस तरह से अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करना, तो क्या ये गलत नहीं है? वो दिखाई वही चीज रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें ये एक डिबेटेबल है, 2 तरह की सोच के व्यक्ति हैं, जिसको हम 2 तरह के थॉट ऑफ स्कूल कह सकते हैं। एक क्या कहते हैं कि जो नारी है मर्यादा में सुसंस्कृत रहे, और उसकी सुसंस्कृति उसकी वेशभूषा में, उसकी बोलचाल में, उसके चाल ढाल में, उसके कर्म में, उसकी सोच में, उसकी वाणी में भी दिखाई दे, तो वो जो नारी है वो एक भारतीय नारी है। एक नई सोच नारी स्वतंत्रता की ओर चली है। वो क्या कहते हैं कि मेरा शरीर है, और आज से नहीं, बहुत समय पहले से अपने शरीर के माध्यम से भी बहुत लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते थे, या उस शरीर के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते रहते थे। उसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे उसमें। तो वो जो चीजें हैं उस थॉट के, वो तो कहेंगे कि ये मेरी आजादी है। यस, ये आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपकी। और फिर आदमी क्या कहता है कि आपकी सोच, क्योंकि मनुष्य जो है, जो शरीर के हमारे प्रजनन अंग हैं, वही पशु पक्षियों में है,
आपने गाय भैंस ये कुत्ते बिल्ली सारे दिख रहे हैं, सड़कों पर खुले हैं, वही अंग हमारे हैं, वही अंग है। उसी तरह से उनकी जो संतान पैदा होते हैं वो भी वही तरीका है जो इंसानी तरीका है। तो उस वहां हमारी कुदृष्टि नहीं जाती है, लेकिन कुदृष्टि हमारी नर और मादा पर, स्त्री और पुरुष के बीच में जाती है। तो जो इस सोच के हैं वो इस सोच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये मेरा भी ये कहना है कि भाई यदि आपके पास धन संपत्ति है और आपने चौराहे पे रख रखी है तो लुटेरा आएगा लूट के ले जाएगा, उसमें आप दोष किसको दोगे? हर चीज जो, यदि मेरी चीज बहुमूल्य है, जितना मेरे पास हीरा मान लो एक छोटा सा है, उसको भी लोहे को मैं बाहर रखती हूँ, हीरे छोटा सा भी है, या तो मैं लॉकर में रखूंगी या घर के अंदर रखूंगी। यदि मैं अपने शरीर के उन अंगों को बहुमूल्य मान रही हूँ कि इनमें प्रजनन शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति भगवान ने दी है और वो इतनी बहुमूल्य है, मैं उनको बचाकर ढककर और सेफ रखूंगी। जो इन चीज को बहुमूल्य नहीं मान रहे, ये उंगली की तरह ही वो उन अंगों को मान रहे, हाथ भी तो हम बाहर रखते हैं, आंखें भी हम बाहर रखते हैं, कान भी हम बाहर रखते हैं, वो शरीर में। और आपने देखा कबीलों में रहते भी आज भी कबीले ऐसे हैं, भारतवर्ष में भी ऐसे कबीले हैं। यदि हम दक्षिणी अफ्रीका छोड़ दें, भारतवर्ष में भी ऐसे कबीले हैं जो सिर्फ एक केवल पत्ते ही बांधते हैं अपने, और ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो उसमें वो आपकी एक सोच का हो सकता है, लेकिन ये सोच बहुत विवेकी पुरुष की होती है कि देखते हुए भी ना देखे, उसमें एक वो माँ देखे, एक उसमें बहन देखे। जैसे अनुसुईया के बारे में कहते हैं है कि भाई उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपका स्तन देखना चाहते हैं। उसने क्या की कि भाई तीनों ये जो हैं ये मेरे पुत्र बन जाएं, जितने छोटे बच्चे 6-6 महीने के बन जाएं और मैं इनको दूध पिला दूं। तो ये आपका उतना बड़ा विवेक होना वो संभव नहीं है। जब आप प्रजा की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, ऐसे विवेकशील कितने प्राणी हैं कि जो आपको सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसमें आपको कोई आकर्षण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अधिकतर को तो उसमें आकर्षण नजर आ रहा है। और आकर्षण नहीं, मैंने तो ऐसे भी केस देखे हैं जिसको हम पगली बोलते हैं ना, जो मंद बुद्धि भी है, जो शरीर से भी पता नहीं कितने दिन नहीं नहाई है, ऐसे ही भीख मांग रही है चौराहे पे, उनको भी हमने प्रेग्नेंट होते देखा है जी। तो जब इस तरह के कामुक व्यक्ति जो हैं, उनकी जो सोच है, आप उस सोच के हिसाब से चले। आपको ये देखना है कि आपका रहन सहन किस क्षेत्र का है। जब आप इस क्षेत्र में हैं और वहां पर अधिकतर लोगों का जो पहनावा है, आपको उस पहनावे पे चलना चाहिए। नहीं तो आपको क्या है कि ठीक है भाई, आपकी चीज या अंग है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन आप देखिए हमारी सोच, हम जैन मुनियों को भी देखते हैं, दिगंबर जैन मुनियों को, उनको देख के हमें कितने श्रद्धा भाव आता है, शांत भाव आता है। तो इसका मतलब क्या है, और है कि हम छोटे बच्चे को भी देख रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति, यदि मेरा 80-90 साल का मेरे पिता ससुर हैं, वो भी बीमार है, उसके भी मैं शरीर के अंग देख के उसको नहला रही हूँ। लेकिन वो भाव, आपको भाव को नियंत्रण करना, संयम में रखना, मर्यादा में रखना, वो यदि आपका है, यदि आपके जो काम विकार हैं वो कंट्रोल हैं और शांत हैं और सही जगह पे उपयुक्त हैं, सही आयु आवेगी, हमारे माता पिता ही ना विवाह करेंगे हमारे लिए। अच्छा आपने ज्ञान दिया है, और बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं। इवन बहुत से पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज मैम ने ये बताई है कि माइंडसेट का सारा खेल है कि आप सामने वाले को देख किस तरह से रहे हैं, आपकी सोच क्या है। हाँ, क्योंकि अजंता एंड एलोरा में भी मूर्तियां हैं इस तरह की, काफी सारी चीजें हैं। डिपेंड करता है कौन किसे किस दृष्टि से देखता है, उसके भाव क्या हैं। मैम एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपका करियर रहा है काफी लंबा, 29-30 वर्ष का, क्या कभी कोई पॉलिटिकल राइवलरी ऐसी रही या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति ऐसा आया कि जिसने दबाने की कोशिश करी हो और बीइंग अ लेडी आपने सामना किया उसका? हाँ, अभी मेरा ख्याल वो उसका नाम मुझे बदमाश का याद नहीं रहा, हमारा हरियाणा पुलिस का ही डिसमिस शुदा कमांडो था, इधर गन्नौर के आसपास का ही, शायद बातचीत करते हुए मेरे को नाम ध्यान आ जाएगा।
और वो कमांडो से डिसमिस हो गया। उसके बाद वो गैंग बना लिया और बदमाशी में आ गया। अच्छा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमांडो था वो। हाँ, वो डिसमिस कर दिया, उसके इसी तरह के आपराधिक वृत्तियों के कारण उसको डिसमिस कर दिया और वो फिर बहुत बड़ा बदमाश बन गया। अच्छा। और मेरी गोहाना पोस्टिंग थी जी। गोहाना हमारी सीआईए में। हमारी 3 और 4 वारदात में क्लियर हमें पता लग गया था कि ये है किंग पिन, मेन ये हेड है। उसको हम ले भी आए थे। अच्छा। लेने के बाद उसको जो हमारे पुलिस वाले थे, और मेरी छवि आज के दिन जो दबंग की है ना, जो आपने किरण बेदी कहा या धाकड़ जो मुझे बोला जाता है, सिर्फ आज सीलक नाम था, मुझे आ गया अब यार, सीलक राम। हाँ, उसके कारण मेरा सब कुछ ये हुआ। और जब मैं सीआईए में गई, क्योंकि मैं वहां की थी तो सीआईए भी मेरे अंडर थी, मैंने कहा भाई इंटेरोगेट कर लिया, क्या क्या वारदात निकली? बोला ना जी किसी ने हाथ नहीं लाए। मैं कहा क्यों? बोला कि जी ये कह रहा है भाई मैंने देख का हाथ लाइयो, यदि मेरा हाथ लाओ तो मैंने मारे दियो, जिंदा मत छोड़ियो, यदि मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। अच्छा। उसके बाद किसी ने उसको नहीं वो कहा। मैंने कहा भाई ठीक है। वो बोले जी हम नहीं लगाते। ठीक है मैडम कर दो, जब है गिरफ्तार करके बाहर करो। मैंने कहा नहीं भाई वारदात तो निकालनी है। मैंने जब उसको इंटेरोगेट के लिए मैंने कहा भाई मैं करूंगी। और एक हमारे पंजाब का सरदार था हमारा ही, एक मैंने मेवात के 2 बच्चे लिए, हम 4 जने। मैंने कहा सीआईए में जो हमारा इंटेरोगेशन होता है हमने शुरू करे, वो बिठा लिया। मैंने कहा जाओ, वही डायलॉग उसने मेरे को बोला। मैंने कहा भाई तू क्या करेगा? मेरे को मारेगा? बहुत अच्छी बात है। मैं कहा क्या पता बीमार होके मरूं, हॉस्पिटल में मरूं, रिटायर होके मरूं, तू मार देगा तो तिरंगे में जाऊंगी। ठीक है। इससे खूबसूरती क्या होगी? दूसरा तू मेरे घर वाले को मार देगा, मारने के बाद क्या होगा कि मैं श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी। मैं तो देहातों में देखना, मैं चूड़ी पहनती, ना मैं बिंदी लगाती, ना मैं कुछ करती, मैं तो अब भी वैसी हूँ। पर मैंने कहा भाई मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे को तो मैं कहा मरना चाहूँ, तिरंगे में जाना चाहूँ, और इनने मेरे ताई बता दिया तू यो काम करेगा, इसलिए भैया और किसी को इंटेरोगेट करती नहीं, तेरे को जरूर करूंगी, आ जा भाई। जब वो बोला मैडम नहीं मानना है, मैं कहा भाई बिल्कुल नहीं मानू। निकाल दिए कपड़े और हमने कच्चे कच्चे में बिठा दिया, जो रस्से वस्से हमारा जो होता है तरीका। मैं कहा भाई इसको पानी पिला दो, और बस पानी पीने के बाद बोला मैडम नहीं मानना है। मैं कहा ना। बोला फिर बता पूछ क्या पूछना है। डर गया वो? मतलब डर नहीं गया, या तो अब मैं सोचती हूँ उसको ये लगा कि जान से तो मार नहीं सकती। हाँ तो ही करेंगे। और औरत तेरी जो चौधराहट या तेरा सब कुछ है, औरत के हाथ से जब तू पिटेगा ना, तेरी तो समाज में या कहीं कुछ भी, क्योंकि ये पुलिस वाले तो और बता ही देंगे, बिल्कुल बता देंगे कि बाहर ये हुआ कि भाई तेरी तो कुछ नहीं रहेगी। मैं तो ये सोचती हूँ। अच्छा। कि भाई क्योंकि इतना बदमाश और वो ये था। बोला बस मेरे को बोला फिर पूछ, फिर इतने तक क्यों लटकावेगी और क्यों पूछे, पूछना है ना। बोला मैं बिना लटके बताने लग रहा, बोल पूछ क्या क्या तेरे को पूछना है। 1-1 मिनट में जैसे तोता बोलता है ना, सारे उसने लिखवा दिया। हम तो 4-5 वारदात सोच रहे थे, 16-17 वारदात उसने लिखवा दी। जी ये मैंने की है अभी मैम का। और उसके अब तो उसका एनकाउंटर गैंग वार में उसका एनकाउंटर होकर डेथ हो गई। मुझे अभी पता लगा, पीछे अभी मैं गांव में गई थी मालचपुर में, वहां बात चल पड़ी। मैंने कहा अरे वो बदमाश होता था। अभी मैंने कहा वो खलीफा बन गया क्या? खलीफा हम उसको कहते हैं जो एज से बड़ा हो जाए, और जो बोला ना जी उसके तो वो तो गैंग वार में उसके तो मार दिया था वो तो मैम आपने भी कभी एनकाउंटर करेगा, मुठभेड़ हुई, ऐसा आया जिंदगी में? हाँ, मतलब ऐसे तो एनकाउंटर की कोई प्लान नहीं होती है, सडन में मेरे हमने 2 बार की, राजू मीता थल का किया, एक संजय का किया। और उसमें क्या था पता लग गया था, पता लग ही जाता है, हमारे भी मुखबिर होते हैं कि जो बदमाश है वो आया हुआ है गांव में और चुबारे पे रुका हुआ है। और हम लोग को पता लग गया, हम 3 बजे के करीब, क्योंकि 3 बजे के करीब ऐसी नींद होती है आदमी उठना पसंद नहीं करते, और वो हाँ सुबह सुबह हम उसको करते हैं। हम जैसे गए वो चुबारे पे था, हम नीचे थे, हम जैसे यूं सीढ़ियां गांव में चढ़ रहे थे, उसने ऊपर से फायरिंग खोल दी। यदि इधर से हम फायरिंग नहीं करते तो हमारे पता नहीं कितने मर जाते, क्योंकि वो ऊपर था, उसका टारगेट था और हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे।
तो इधर से जब हमने फायर किया तो वो उसको लग गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो ये मैं आज कहना चाहूंगी, वहाँ छात्र नेता शांति सेना का था, पूर्ण उसका नाम संपूर्ण सिंह भिमानी का, और वहाँ के लोग पंचायत, क्योंकि उसकी दहशत थी और उसका सबको पता था कि वो इस तरह के करता है, तो लोग हमारे साथ आके खड़े हुए, पुलिस के साथ आके खड़े हुए, क्योंकि उनको ये था कि नहीं ये कोई प्लान हमें तो, बल्कि एनकाउंटर मैं तो करके कभी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके साथ पता नहीं कितने रात चले जाते हैं जी। यदि वो जीवित रह के पकड़े और उससे हम पूछताछ करें तो पता नहीं कितने हमारे क्राइम के जो केस हैं ट्रेस हो जाएं, और यदि वो मर गया है तो उसके साथ ही खत्म हो गए हैं। ऐसा समटाइम्स वेब सीरीज और फिल्में आजकल चल पड़ी हैं जो खुफिया विभाग को दिखाते हैं कि नाखून उखाड़ देने, नाखून के नीचे नीडल डाल देनी। नहीं मैं भी ना, जब तक, क्योंकि हमारे घर में कोई वर्दीधारी नहीं था, मैंने भी अमिताभ बच्चन को, शशि कपूर को पिक्चरों में ही पुलिस अफसर देखा था, और मैं बहुत उनको, क्योंकि मेरे को बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे लगते थे पर्सनैलिटी वाले। जब मैं 9 महीने की ट्रेनिंग करके मधुबन से आई और जब मैंने फिर पिक्चर देखी, मैं हर चीज को कह रही थी, मैंने कहा क्या वाहियातपना है ये, मैंने कहा इसको यही नहीं पता कि बाल कितने बड़े रखने चाहिए, क्योंकि हमें पता लग गया था पुलिस की कटिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है। चलो एग्जैक्ट आप यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो ना करो कि किस समय सेरेमोनियल ड्रेस पहनी जाती है, थाने में थोड़ी कोई सेरेमोनियल ड्रेस पहन के चले जाएगा, तो उस समय मुझे हर चीज बेहुदापन लगने लग गया। और मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता कि अकेला उसको पता लग रहा है, वहां पे मैं जा रहा है मोटरसाइकिल पे, पता लगता है वहां ये वारदात होती है, वो वहां से मोटरसाइकिल दौड़ाता है और जाके वहां कराता है। वो एक अभिनय है। अभिनय आपको एक जो है उसके बारे में आपका एक विचारधारा बना सकता है, लेकिन उसको सत्य साबित करने के लिए तो आपको ना अनुभव चाहिए, अभिनय नहीं चाहिए जी। एक मैम पुलिस वालों के बारे में और प्रसिद्ध है कि ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, और एक्चुअली 3 लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि खाकी, सफेद और काला कोट जो होता है, ये तीनों से दोस्ती। हाँ, जिसने भी ये कहावत या लोकोक्ति बनाई होगी बिल्कुल सही कहा है जी। कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी जी। क्योंकि यदि आप दोस्त बन जाओगे तो वो जो पुलिस वाला है वो उस दोस्ती का आप भी गलत फायदा उठाओगे और पुलिस वाले को भी नुकसान होगा। अच्छा। आपकी यदि उससे दुश्मनी हो गई है तो भी घातक है। आपके पास कोई सूचना आएगी तो आप उसको सूचना नहीं दोगे, आपको ये पता लगेगा अच्छा वहां ये मैं बता दूंगा तो वो बच जाएगा, नहीं वो सस्पेंड होएगा कि यदि मैं वो उसको नहीं बताऊंगी और आपके पास सूचना है। इसलिए एक दोनों को, समाज को और पुलिस को एक नदी के 2 जो किनारे होते हैं उस तरह चलना चाहिए ताकि दोनों बराबर रहें। और इसी तरह पत्रकारों को भी मैं बोलती हूँ कि दोनों एक नेक्सस नहीं बनना चाहिए, दोनों एक हो गई तो समाज में या तो क्रांति कर देंगे या समाज को लूट लेंगे। एक मैम और चीज, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ कि पुलिस वाले जो होते हैं ज्यादातर कहा जाता है कि भाई शाम को उन्होंने पी लेनी है, वो वर्दी वाला गुंडा भी उन्हें कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखिए पुलिस समाज के बीच से आती है जी। और पुलिस भी पीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है जो पीने की चीज बना रखी है और सरकार उसको बेच रही है तो वो भी उसको पी सकते हैं। पर प्रश्न इस बात का है कि जो वो पुलिस वाला पी रहा है, वो दौरान ड्यूटी पी रहा है, वो एक ऑफेंस है। ऑफेंस तो नहीं है, वो कंडक्ट रूल में, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के कंडक्ट रूल में वो नेगेटिव पॉइंट है, उसमें उसका डिपार्टमेंटल खुलेगा। पीकर सड़क पर हुड़दंग कर रहा है तो उसके ऊपर केस भी रजिस्टर होगा। सार्वजनिक स्थान पर गुलगपाड़ा कर रहा है पीकर। तीसरा क्या करता है, यदि वो वर्दी में है। और एक मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर तक 13 महीने की सैलरी मिलती है। अच्छा। क्योंकि संडे भी उनका फ्री नहीं और दिन भी फ्री नहीं, और आप वर्दी में हो तो आप ये समझ लो आप ड्यूटी पे हो। क्योंकि यदि मैं बस में हूं और मैंने वर्दी पहन रखी है, अचानक बस में कुछ होगा तो सारे बस वाले किसकी तरफ देखेंगे? मेरी तरफ देखेंगे ना, मेरे पास सहयोग के लिए आएंगे ना वो उसमें। और यदि मैंने वर्दी नहीं पहन रखी है तो कोई सहयोग के लिए नहीं आएंगे उसमें। हाँ, ये हो सकता है, मेरे को ये विवेक और ज्ञान होना चाहिए, ये मेरी जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन मैं यदि
जहां भी हूं, अब चाहे मैं रिटायर हो गई हूं तो भी मैं पेंशन तो ले रही हूं ना सरकार की, और जिस दिन तक मरूंगी उस दिन तक मैं पेंशन लूंगी। तो मेरे विभाग के प्रति अब भी कर्तव्य है। यदि मैं कहीं जा रही हूं और मुझे ये लगता है, एक सामान्य नागरिक से मैं एक विशेष हूं, और मुझे ये लगता है यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, यहाँ यह अपराध घटित हो गया या हो सकता है, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है मैं कंसर्न को सूचित करूं। मुझे पता है 112 नंबर पे कॉल कैसे की जाती है, मुझे पता है कंसर्न थाने को कैसे किया जाता है, तो मुझे अपना कर्तव्य अब भी निभाना है। तो यही उनका है कि यदि वो पी के गुलगपाड़ा करते हैं, यस ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कॉलेज में थे हम संवेदी पुलिस बनाने में, सेवा सुरक्षा सहयोग बनाने में लगे रहे, और सारे दिन हम इतनी मेहनत करते, 6 महीने में हमने यदि 12,000 पुलिस वालों को ट्रेन करके भेजा है या 4,000 को ट्रेन करके भेजा है, अगले दिन अब सोशल मीडिया अब ज्यादा एक्टिव हो गया है, एक कहीं फतेहाबाद में, कभी कहीं यूनिफॉर्म के अंदर, शराब के ठेके के बाहर, किसी ढाबे के ऊपर गुलगपाड़ा करते हुए आ जाता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। जो हमने पुलिस की छवि इतनी बढ़ाई वो एकदम डाउन आ गई। लेकिन परमात्मा भी देखता है। मैं तो कोरोना की, जितना कोरोना को मैं धन्यवाद करती हूँ ना, कि जो काम हम 10-12 साल मधुबन पुलिस ट्रेनिंग में नहीं कर पाए वो कोरोना ने करके दिखा दिया। वही पुलिस थी, और पुलिस को ट्रेनिंग भी नहीं दे रखी थी कि भाई इसके यस हमें क्राइसिस मैनेजमेंट में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, उसकी सारी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग नहीं है कि ऐसे महामारी फैल जाए, कुछ हो जाए तो आपको क्या करना है। यस जो हेल्थ वर्कर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कुछ है, उन सबको पता है कि अपना बचाव करते हुए इस बीमारी में दूसरे को कैसे बचाना है। मेरे जवान को नहीं पता है कि अपना बचाव कैसे करना है, उसने भी वो ड्यूटियां दी हैं और दिल लगा के ड्यूटियां दी हैं। पहली बार सोनीपत में मेरे पास मोहल्ले वाले इकट्ठे होके आए कि मैडम शाम को फ्रेंड्स पार्क में इकट्ठे होंगे। मैंने कहा क्या है? बोले और जी आप अपने घर में जितने फूल है वगैरह है ना वो तोड़ के ले आना। उन्होंने क्या कहा, हम सफाई कर्मचारियों पे और जो हमारा ये सिविल लाइन थाना है इन कर्मचारियों पर फूलों की वर्षा करेंगे कि इन्होंने कोरोना में इतना अच्छा काम किया। तो वही है, वही दिल है उनका, वही उनका कर्म है। लेकिन उस समय उसने वो समाज को बेहतर दे दिया और उसके बेहतर के बदले समाज ने उसको इतना मान सम्मान दिया। तो ये है कि आप क्या दे रहे हैं समाज को। यदि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और मुझे तो समाज सेवा करने का पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है ना, एक दुखी का दुख दूर करने के लिए। कोई पीड़ित आता है, कोई विक्टिम आता है, और क्या है 80% आप काम तो कानून के अनुसार होगा, सिर्फ आपका व्यवहार, और व्यवहार में क्या, केवल बोलचाल, उसके प्रति थोड़ी संवेदना, उसके दर्द को थोड़ा अपना दर्द समझ लेना। आप उस ढंग से बात करके देख लो, चाहे काम हो या ना हो, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी इलाके में। तो अब हम जो सॉफ्ट स्किल वगैरह, अब भी मैं जाती हूँ ट्रेनिंग कॉलेज में, सॉफ्ट स्किल वगैरह जो सिखा रहे हैं, धीरे धीरे शायद परिवर्तन आ जाएगा। अब आगे वो भी नहीं होगा पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी नहीं, पर बहुत धीरे ग्रेजुअली होगा, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। क्रांति जो है उसमें खून खराबा होता है और उसमें स्पीड से परिवर्तन हो जाता है। क्रांति तो परमात्मा लाएगा। मैम एक और चीज जो आपके लिए मेरे को खास लगती है कि आप उस दिशा में कार्यरत हैं, एनवायरमेंटल चेंज। दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है। एक शहर है केप टाउन जो पानी मुक्त हो गया है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात बता चुका हूं कि पानी नहीं रहा है उस शहर में, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। उसका कारण हम ही लोग हैं, हमने छेड़छाड़ कर दी है एनवायरमेंट से। तो मैम उस दिशा में प्रयासरत हैं। इनके घर पे आम, चीकू और तरह तरह के भांति भांति के पेड़ मैंने देखे हैं। तो मैम ये प्रेरणा कहाँ से आई और अब आप दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं हाँ, पेड़ लगाने इसमें देखिए जी, आगे आने वाली जो चुनौती है जी, हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। आगे आने वाला समय इतना भयावह आ रहा है, जो इंसान की बेसिक जरूरत है वही दूषित हो रही है। जल, वायु, ये आपको चाहिए, और दूसरा क्लाइमेट, गर्मी, सर्दी। अब गर्मी भी इतनी बेशुमार गर्मी पड़ रही है,
अभी आप जो आज का दिन है, आधे लोगों के एसी और फ्रिज काम करना छोड़ गए हैं। बिल्कुल। तो इतना जो गर्मी है, सर्दी है, ये परमात्मा ने नहीं है, प्रकृति में असंतुलन लाने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल। हम इंसान हैं, जिसने जो परमात्मा ने हमें इतनी खूबसूरत प्रकृति दी है, उसको बिगाड़ा हम लोगों ने है, और हमें ही उनको सुधारना चाहिए। और उनको तो जरूर, जो विवेकी हैं, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं इसमें जागरूक हूँ, जो जागरूक हो गए हैं उनकी डबल जिम्मेवारी बनती है। जी। तो पहले भी मैं हर एक जगह कहती हूँ, भाई हर हिंदू को एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, पालना करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, हमारी बॉडी को जलाया जाएगा, एक पेड़ भी मेरे साथ चलेगा। 7-8 मन लकड़ी में ले जाऊंगी उसको। और लकड़ियां यदि कम होती गई है, जो गैस चैम्बर आ गए हैं, तो एक समय आ जाएगा ये गैस चैम्बर इतनी हो जाएंगे, इनकी गैस से फिर प्रदूषण हो जाएगा प्रकृति के अंदर। तो इन चीजों के लिए करना चाहिए। आप पानीपत शहर के पास एक गांव है, वहां पर सारा जो दूषित जल है ना, क्योंकि पानीपत में केमिकल फैक्ट्री है, आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे है नहीं, फैक्ट्रियों के नियम नहीं है, वो सारा पानी जमीन में जा रहा है। तो जो दूषित पानी है वो आप पानी पियोगे, वहां पे सबको, जो रिफाइनरी और इसके आसपास एनएफएल के पास रहे, सबको स्किन प्रॉब्लम है, और स्किन कैंसर एक ही गांव में 40 से ज्यादा है। आप उसमें ये देखिएगा। तो ये जब आप वहां कैपटाउन की बात कर रहे हैं, आप अपने ही पानीपत के आसपास का देखिएगा, उसने किस तरह बंजर करा है। तो अब हम इस भूमि को बंजर हम बनाते जा रहे हैं। अब जब बंजर भूमि होगी, वो उपजाऊ नहीं होगी। खाना तो हमें जमीन से ही उगी हुई चीजें हैं। जमीन में भी मैम मैं देख रहा हूँ कि खाद जो है केमिकल बेस्ड यूज करी जाने लगी है। अभी रिसेंटली मैं बाइसिकल मैन से मिला, तो उसने भी एक ट्रेंड शुरू करा हुआ है कि जैविक खाद या नेचुरल खाद से जो है खेती करी जाए। खेती में भी मैम दूसरे केमिकल्स उपयोग करने लगे हैं, लोग टीके लगाने लगे हैं फसलों में। हाँ, यही देखिए दुर्भाग्य की बात है। मैं कहती हूँ कि 2-3 चीज पे तो सरकार को मतलब उम्र कैद या फांसी की सजा देनी चाहिए। जो भोजन में मिलावट करें, मतलब भोजन के किसी भी स्तर पे मिलावट हो, दवाइयों में मिलावट हो, और जो बड़े बड़े पुल और ये बिल्डिंग बन रही है, इनमें जो मिलावट करें, क्योंकि इससे इंसान के जीवन को खतरा है। जहां जब हमारी प्रजाति को ही खतरा है, तो आगे हम कैसे संतान, हेल्दी शरीर ही नहीं हो पाएगा, तो हम उसका हेल्दी माइंड कैसे कर पाएंगे। जब आपके शरीर में ही कष्ट है, आपके आज देख रहे हो 30-40 साल के, कल ही आप में एक देख रही थी, वायरल हो रहा था, 41 वर्ष का डॉक्टर, 16,000 उसने हार्ट के ऑपरेशन करे, सुबह सुबह उसी को हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई। तो ये जो चीजें खान पान में, आपका खान पान आज आपका जो है वो दूषित है, आपका जल दूषित है, तो आपके विचार शुद्ध कैसे रह सकते हैं। आपके विचार भी दूषित है, इसलिए दूसरे की लड़की आपको बहन बेटी नहीं दिखाई दे रही है आंखों से। तो किसी जगह पे तो आप करो ना रहन सहन शुद्ध है, ना आपका खान पान शुद्ध है, ना आपके विचार शुद्ध हैं, और एजुकेशन इतनी हो गई, किसी से भी बात करके देख लो, मास्टर से नीचे तो है नहीं। डी ग्रुप सर्विस में मैं तो हैरान हूं, अभी मैं गई थी अपने हरियाणा पुलिस के सेंटर में, डी ग्रुप में जो 4th क्लास लगा है, उसका जो एजुकेशन लेवल तो नहीं कह सकती, एकेडमिक डिग्री का लेवल जो आईपीएस ऑफिसर वहां बैठा है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये कहां जा रहा है, ये संतुलन कैसे होगा, जबकि फोर्स के अंदर तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। एक ऑर्डर आपको ऊपर से मिल गया, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। आपने वहां इतना यदि बुद्धि वाला बिठा दिया है, वो एग्जीक्यूट करते वक्त उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने लग जाएगा, तो वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं करेगा। तो ये हर जगह असंतुलन है। इस असंतुलन को, लेकिन एक आशावादी रहना चाहिए कि नहीं भाई, वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, और परिवर्तन और रूपांतरण आएगा। हम करेंगे, कुछ हम सहयोग करें, कुछ परमात्मा लगा ही हुआ है। कोरोना जैसी बीमारी देने के बाद, ये कोरोना के अंदर लोगों को, हमें तो पता नहीं है, लेकिन जो लोग इधर पंजाब में थे वो कह रहे थे हमें शिवालिक की पहाड़ियां पंजाब से दिखाई दे रही थी, इतना वातावरण साफ हो गया था, रुक गया था। तो उसका है प्रभाव, तो होगा ही होगा।
तो दोस्तों ये भी बहुत सुंदर संदेश है कि आपने 10 डिग्रियां ले ली, नाम के आगे लिखा जा रहा है डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, इंजीनियर लिखा जा रहा है, इंजीनियर ये एंड हाँ, इतनी डिग्रियां डिप्लोमा हैं, उनका फायदा क्या, लाभ क्या? पहले एक इंसान बनिए, और इंसान मनुष्य आप तब हैं जब आप प्रकृति से प्रेम करते हैं। अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ की सेवा करें। ऐसा नहीं है 5 लाख पेड़ लगा रहे हो आप, भाई मैंने 10 लगा दिए, 20 लगा दिए और टेक केयर कर नहीं रहे हैं। एक पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसे बड़ा कीजिए, अपने आपके बच्चे भी देखेंगे फिर उस पेड़ को, उनको प्रेरणा मिलेगी। और उस पेड़ का स्थान की में समय दीजिए कि हमें किस स्थान पर लगाना चाहिए। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, पेड़ लगा दिए, वो आपके बिजली के तारों को कट रहे हैं, वो आपने पाल दिया है, फिर आप उसको काट रहे हैं। कि पेड़ को जहां उसको पूरा फैलने का अवसर मिले, और ऐसा ना हो कि अब क्या है, जैसे अब गवर्नमेंट का रूल बन गया है, पेड़ एक बार लग गए आप नहीं निकाल सकते हैं। खरखोदा में ही ऐसा था, आप गुड़गांवा में जाओ, सेक्टर 74 के बिल्कुल सड़क के बीच में पेड़ है और साइड से रास्ते जा रहे हैं। किसी ने वो लगाया होगा, उसका विजन साथ में होना चाहिए कि विकास मेरे देश का, मेरे ग्राम का और इस स्थान का कहां तक हो सकता है। जब ये पेड़ 20 साल में इतना होगा तो उसको उसी उपयुक्त स्थान पर लगाएं। और दोस्तों पेड़ लगाएं, उसके अलावा मैं एक अपील और करता हूं, रक्तदान करें हमेशा, क्योंकि खून एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कहीं किसी फैक्ट्री में किसी साइंटिस्ट ने आज तक डेवलप नहीं किया है। किसी दवाई से खून नहीं बनता है, एक इंसान ही दूसरे इंसान को दोस्तों ब्लड दे सकता है। और ब्लड डोनेशन दोस्तों आपको धर्म जात पात से ऊपर उठाएगा। अगर किसी को ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए ना, तो वहां कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं आएगा, सिख नहीं आएगा, ईसाई नहीं आएगा, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ही ए पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा दोस्तों। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना है, प्रकृति से प्रेम करना है। तो मैम आप कुछ और ऐड ऑन? हाँ, ये जो आपने ब्लड वाली बात कही, देखिए मैं पुलिस में रही हूँ, मैंने ब्लड जो है सड़कों पर मोहल्ले में बिखरे देखा है जी। कभी एक्सीडेंट में, कभी वारदात में, कभी गोली लग के, कभी किसी के चक्कू मार के। यदि वही खून सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए तो ये जो है रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। और रक्तदान यदि आप करते हैं तो एक तरह से आप 21 दिन के बाद, वैसे तो 72 घंटे में ही कहते हैं, 21 दिन के बाद आपका उतना ही रक्त दोबारा बन जाता है। और जो वो दूसरा रक्त बनता है ना, उसके जो सेल हैं वो स्वस्थ सेल बनते हैं। तो आपको भी लाभ है जो रक्तदान दे रहा है, और जिसको मिल रहा है उसको भी लाभ है। आप बिल्कुल, आपने ये कहा है कि बहुत ऐसे व्यक्ति कहते हैं मेरे पास दान देने को कुछ चीज नहीं है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आदमी, परमात्मा ने हमें करोड़ों का बना के भेजा है। मेरी किडनी पता नहीं कितने लाखों की है, मेरा हार्ट पता नहीं कितने लाखों का है, मेरा ये शरीर में पता नहीं करोड़ों की संपत्ति है। कौन कहता है मेरे पास संपत्ति नहीं है? तो जब आपकी ये संपत्ति है, जब आप ये शरीर छोड़कर जा रहे हो, ये संपत्ति जलाने के बदले बहुत लोगों का जीवन दान दे सकती है। तो रक्तदान तो आप जीवित रहते हुए दें, मृत्यु के बाद भी यदि आपका धर्म या आपकी सोच उसमें रोड़ा नहीं बनती है तो आप अपने शरीर के अंगों का दान भी जरूर दें। मैम इसके अलावा और कुछ आप ऐड ऑन जो अपने एक्सपीरियंस से, आपका टेन्योर जो रहा है, एक उम्र का तजुर्बा, और टीचर आप रहे, पुलिस में आप रहे, रेडियो में आप रहे, अभी जुवेनाइल में आप हैं बोर्ड मेंबर, कुछ और जो युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहें तो मैं? हाँ, मैं हर युवा को, क्या सभी को कहना चाहूंगी, लेकिन विशेष युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी उनके सपने हैं, खुला आसमान है, उड़ान भी भरनी है, मंजिल को भी पाना है और सफल भी होना है। और जो सफल ना हो पाए उनके लिए परमात्मा ने और कोई सफलता का एक बेहतर कोई उनके लिए चुनाव के लिए स्थान छोड़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन संगीत नहीं है, संघर्ष है। हर पल पल पे संघर्ष है, पुरुषार्थ है आपको करना है। जीवन संगीत नहीं, संघर्ष है। लेकिन संघर्ष के लिए तत्पर रहो। यदि आप संघर्ष के लिए तत्पर हो तो जीवन स्वयं संगीतमय बन जाएगा। यही मेरा सबको। तो दोस्तों इसी तरह से और लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है।
और आपको मोटिवेट करने के लिए हम इन लोगों को लेके आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए